नमस्कार सभी को। जो हमारी पीवाईक्यूज की सीरीज चल रही है उसकी 5वीं क्लास पर आज अपन डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है जो समय समय पर अपने YouTube चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसमें केवल प्रश्न और उत्तर ही बताना हमारा उद्देश्य नहीं है। अपना उद्देश्य ये है कि उस प्रश्न के इर्द गिर्द और कौन से प्रश्न हो सकते हैं या उस उत्तर के इर्द गिर्द और कौन से उत्तर हो सकते हैं, और केवल बेसिक प्रश्न नहीं है, कुछ स्पेसिफिक प्रश्न है। तो लेट अस गो, रेडी हो जाएं, अपनी नोटबुक भी पास में रखें। आपको लगे कि ये प्रश्न मेरे लिए नया है, वैल्यूएबल है, तो उसको नोट करें, क्योंकि ये चीज़ें स्कूल एजुकेशन में, लेक्चरर में, असिस्टेंट प्रोफेसर में, सेकंड ग्रेड एसएसटी से यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो कुछ प्रश्न उसके लिए भी वैल्यूएबल हो सकते हैं। तो हम सीधा हमारे चैप्टर पे आ जाएं। दिख रहा है आसानी से? हाँ, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इस समय आपके सामने एक स्क्रीन नजर आ रही है। इस प्रश्न को थोड़ा ढंग से पढ़ें। निम्नलिखित सतह क्षेत्र में से कौन सा एक ऊर्ध्वाधर धूप के साथ दोपहर में 1 मीटर चौड़ाई की सौर विकिरण द्वारा आच्छादित होता है? अब आप कहोगे सर ये लैंग्वेज समझ में नहीं आई, और कभी कभार हम लैंग्वेज समझ में नहीं आने की वजह से या तो प्रश्न को छोड़ के आ जाते हैं या प्रश्न गलत कर बैठते हैं। ये कहता है कि कौन सी शत क्षेत्र, यानी 1 मीटर चौड़ी, 45 मीटर चौड़ी, 4 मीटर चौड़ी, 90 मीटर चौड़ी शत, एक ऊर्ध्वाधर धूप का मतलब सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही है, दोपहर में 1 मीटर चौड़ाई की सौर विकिरण। अब ये जो ऊर्ध्वाधर धूप है, ये 1 मीटर चौड़ी विकिरण पड़ रही है। अब आपको पता है यार, ऊर्ध्वाधर पड़ेगी तो सीधी पड़ेगी, और वो 1 मीटर चौड़ी है। सीधी किरण यदि 1 मीटर चौड़े क्षेत्र पे पड़ती है तो वो धरातल का कितना स्थान घेरेगी, ये प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है। 1 मीटर चौड़ाई स्थान घेरेगी, 4 मीटर चौड़ाई वाला स्थान घेरेगी, 45 मीटर चौड़ाई वाला घेरेगी, या 90 मीटर चौड़ाई वाला घेरेगी? आप अपना आंसर दीजिए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर है 1 मीटर चौड़ाई का। क्लियर बात है कि ऊर्ध्वाधर है तो वो सीधी पड़ रही है, सीधी पड़ रही है तो वो उतना ही स्थान घेरेगी जितना उसकी चौड़ाई है। तो उसकी चौड़ाई कितनी है? 1 मीटर है। प्रश्न में स्पष्ट लिखा है 1 मीटर चौड़ाई की सौर विकिरण है, तो वो कितने एरिया को आच्छादित करेगी? 1 मीटर चौड़ाई वाले एरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन एक वैज्ञानिक समुद्री मौसम विज्ञान के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है? समुद्री मौसम विज्ञान, ओशन मीटेरियोलॉजी, इसका प्रतिपादक कौन है? एलसी किंग, एमएफ मर्रे, डब्ल्यूएम डेविस, पीएफ शेफर्ड? अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर है मरे, एम एफ मर्रे। वैसे जॉन मर्रे भी कहते हैं इसको। इन्होंने समुद्र की गहराई का अच्छा स्टडी की, समुद्र के अंदर पाए जाने वाले लवणों की अच्छी स्टडी की, तो उसके आधार पर इन्हें समुद्र मौसम विज्ञान का प्रतिपादक भी माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। अगला क्वेश्चन है, ढाल प्रतिस्थापन का प्रतिपादन किया था? ध्यान से सुन लेना। ये जो स्लॉप इवोल्यूशन थ्योरी है उसमें एक थ्योरी चलती है ढाल प्रतिस्थापन। ये ज्योग्राफी के ढाल वाले चैप्टर से आया है। ढाल प्रतिस्थापन का प्रतिपादन किसने किया? स्ट्रालर, पैंक, डेविस, वुड। इनमें से आपको अपना आंसर देना है।
ढाल प्रतिस्थापन का पूछा है। इसका आंसर है आपका पेंक। देखो पेंक ने जो थ्योरी दी थी उसे ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसे ढाल प्रतिस्थापन के अलावा शुरू में जब पेंक की थ्योरी का एनालिसिस किया गया था तो वहां उस समय विद्वानों ने इस थ्योरी का गलत अर्थ भी निकाला था, और कभी कभार ये कहते हैं कि ढाल का समांतर निवर्तन सिद्धांत भी यही है। ढाल का समांतर निवर्तन सिद्धांत, चाहे आप ढाल प्रतिस्थापन कह दें, हालांकि ये शुद्ध शब्दावली है जो पेंक ने दी थी। तो थियरी ढाल प्रतिस्थापन के रूप में ही चर्चित हुई और एक्चुअल थ्योरी ढाल प्रतिस्थापन है, बट ढाल का समांतर निवर्तन की बात आए तो वो पेंक ही है। पहले उसकी थ्योरी को ढाल के समांतर निवर्तन के नाम से लोगों ने व्याख्या की थी, वो गलत व्याख्या हुई। इसी कारण ढाल को पेंक को सबसे गलत समझा गया, भू आकृति वेता था, जबकि एक्चुअल में उसने थियरी अच्छी दी थी, ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत। इसके अलावा स्ट्रालर ने भी अपना एक थियरी दिया था, और डेविस ने भी अपनी एक थियरी दी थी, और वुड ने भी थियरी दी थी। तो कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि इनकी थियरियों के नाम क्या है। तो स्ट्रालर ने जो थ्योरी दी थी उसका नाम था औसत अधिकतम ढाल सिद्धांत। इनकी थ्योरी का नाम था औसत अधिकतम ढाल सिद्धांत। औसत अधिकतम ढाल सिद्धांत दिया था स्ट्रालर ने। और डेविस वाले का तो आप अच्छी तरीके से जानते हो, ढाल पतन सिद्धांत, बहुत ही ज्यादा चर्चित है ये ढाल पतन। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। ढाल पतन सिद्धांत किसने दिया? WM डेविस ने। और वुड ने दिया था अन्नाच्छादन ढाल सिद्धांत। अन्नाच्छादन ढाल सिद्धांत, ये है वुड का। इसके अलावा एक काफी चर्चित प्रश्न पूछा जाता है पहाड़ी ढाल सिद्धांत। पहाड़ी ढाल सिद्धांत, और ये है किंग का, LC किंग। पहाड़ी ढाल सिद्धांत किंग का। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न हो गया ढाल प्रतिस्थापन का। उसके बाद अगला प्रश्न है, जापान में परिवार रजिस्टर किस नाम से जाना जाता है? ये पॉपुलेशन ज्योग्राफी का प्रश्न है, नेट और स्कूल लेक्चर में भी पॉसिबिलिटी है। जापान में परिवार रजिस्टर किस नाम से जाना जाता है? ये जिसको हम अपने यहाँ जनसंख्या रजिस्टर कहते हैं, NPR, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। जापान में इसे कोसेकी के नाम से जाना जाता है, कोसेकी। क्लियर? बाकी इसके इर्द गिर्द कोई इफेक्टिव क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जेफरसन नहीं है, जेफरसन है। जेफरसन द्वारा प्राइमेट सिटी की संकल्पना कब दी गई? प्राइमेट सिटी, हिंदी में जिसको कहते हैं प्रमुख नगर। तो प्रमुख नगर की अवधारणा कब दी गई? 1929 में, या 1938 में, 1939 में, 1940 में? यदि आपके पास इसका आंसर है तो आप दे सकते हैं। इस प्रश्न का आपका आंसर होगा 1939। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जेफरसन ने प्राइमेट सिटी की अवधारणा अर्थात प्रमुख नगर की संकल्पना 1939 में दी थी। सभ्य बनी रेलें भी इसी की अवधारणा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट विद्वान है जेफरसन नगरीय भूगोल के अंतर्गत। और नगरीय भूगोल के साथ साथ निकटतम पड़ोसी विश्लेषण जो प्रैक्टिकल में भी है, और ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी और ये सेटलमेंट ज्योग्राफी, उसमें भी इसका अच्छा रोल है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आएगा वो है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीकरणीय स्रोत नहीं है? ये प्रश्न थोड़ा सा गलत लिखा गया है मेरे हिसाब से।
निम्नलिखित में से कौन गैर नवीकरणीय स्रोत नहीं है? इसकी जगह यह है कि गैर नवीकरणीय स्रोत है। इसको आप इस रूप में पढ़ना इस प्रश्न में, फिर मैं समझाऊंगा ये कैसे हुआ। और इसीलिए मैंने ये नोट कर, क्योंकि इजी प्रश्न था फिर भी मैंने नोट करके दिया कि किस तरीके से बड़े एग्जामों में ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो सकती है। इसका इंग्लिश वर्जन आपको देखना होता है। ऐसा प्रश्न जब उत्तर आपको नहीं मिलता है तो निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीकरणीय स्रोत है? गैर नवीकरणीय स्रोत का मतलब अपन कह सकते हैं परंपरागत भी हो सकता है, तो नॉन रिन्यूएबल है, मैक्सिमम में परंपरागत आता है। मैक्सिमम परंपरागत आ सकते हैं जल ऊर्जा को छोड़ करके। तो नॉन रिन्यूएबल कौन कौन से हैं? मछली, पौधे, जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा। अब इसमें से आपको आंसर देना है। अब लगभग आपके सामने उत्तर नजर आ रहा होगा। जीवाश्म ईंधन ये गैर नवीकरणीय। नवीकरणीय क्या होता है? जिन्हें पुनर्निर्मित किया जा सकता है, अर्थात एक बार उपयोग में लेने के बाद उनकी इस प्रकृति के अंदर समाप्यता नहीं होती है, अर्थात प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा और मानव शक्तियों के द्वारा या जैविक शक्तियों के द्वारा उन्हें पुनः उत्पादित किया जा सकता है। वो रिन्यूएबल होते हैं। और गैर रिन्यूएबल वे हैं जिनका एक बार इस्तेमाल कर लेने के बाद पुनः उन्हें इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और उसकी इस प्रकृति के अंदर सीमितता है, उनकी मात्रा सीमित है और निकट भविष्य, और इनका जो रिन्यूएबल प्रोसेस है वो बहुत ही धीमा है और नेचुरल है, इसलिए निकट भविष्य में ये समाप्त हो जाएंगे। ऐसे स्रोतों को गैर नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। उसमें जीवाश्म ईंधन आते हैं, अर्थात कोयला आता है, पेट्रोलियम आता है और प्राकृतिक गैस आती है। अब जैसे इस प्रश्न को यदि नहीं है मान लें तो फिर नहीं है के अंदर आपका एक तो ध्यान जाता है सौर ऊर्जा की, ये तो डेफिनेटली नहीं है, 101% नहीं होगा। क्या पौधे और मछली पर अपन दृष्टि डालें तो पौधे और मछली रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है? ये जीव में आता है, जीव रिन्यूएबल है। ये वनस्पति में आती है, वनस्पति भी रिन्यूएबल है, इसलिए ये तीनों ही रिन्यूएबल बन गए। अब ये गैर रिन्यूएबल रहा, तो इस दृष्टि से ये प्रश्न इस टाइप से राइट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। अगला प्रश्न है, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी विषयों, घरेलू राजनीति और सुरक्षा के मामले तथा अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक राजनीति भूगोल के अंदर एक नया रुझान है। यानी ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी का प्रश्न है जो स्पेशली लेक्चरर से तैयारी करते हैं बच्चे, उनके लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर वाले। पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर एक नया चैप्टर आया है या एक नई टर्मिनोलॉजी आई है, नई भाषा, नई शब्दावली आई है। वो कौन सी है? जिसमें सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी विषयों को लिखा जाता है, घरेलू राजनीति और सुरक्षा के मामलों को लिखा जाता है, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का भी लिखा जाता है। तो ऐसी कौन सी टर्मिनोलॉजी है? इसको क्या बोलेंगे? नव राजनीति बोलेंगे या वृत्त भू राजनीति बोलेंगे, जिसको सामान्य भाषा में मेटा जियो पॉलिटिक्स कह सकते हैं, या वृत्त राजनीति बोलेंगे मतलब मेटा पॉलिटिक्स बोलेंगे, या विकासात्मक भू राजनीति बोलेंगे। इनमें से कौन सी चीज आप ये जो ऊपर मैंने टॉपिक बताया है इनसे रिलेट करोगे? ये कौन सा शब्द इनके लिए रिलेटेड होगा? तो इसमें आपका मेटा जियो पॉलिटिक्स आता है। ध्यान रखना, मेटा जियो पॉलिटिक्स मेटा शब्द है। मेटा भी वैसे वृत्त के लिए आता है और मेगा भी वृत्त के लिए आता है, लेकिन यहां मेटा शब्द यूज हुआ है। हिंदी ज्यादा काम नहीं करेगी, उससे कहीं ज्यादा इंग्लिश काम करेगी। तो मेटा जियो पॉलिटिक्स है, न कि पॉलिटिक्स। मेटा जियो पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स का मतलब ये हुआ कि ये धरातल अर्थात संसाधनों से जुड़ी हुई, अर्थात भूमि से जुड़ी हुई राजनीति है। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा का सीमांकन बंटवारे के पश्चात किया गया था। यह सीमा किस प्रकार की है? आपने ये भी पॉलिटिकल ज्योग्राफी का प्रश्न है। आपने पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ी होगी, राजनीतिक भूगोल पढ़ी होगी। राजनीतिक भूगोल में सीमाओं के प्रकार पढ़े होंगे। सीमाओं के प्रकार में कई तरीके से क्लासिफिकेशन होता है।
एक भौगोलिक सीमाएं होती है जो भौगोलिक तथ्यों द्वारा नियत होती है, और एक सांस्कृतिक सीमाएं होती है जो सांस्कृतिक तथ्यों के द्वारा नियत होती है। और कुछ हार्टसन नाम के विद्वान ने आनुवंशिकता के आधार पर वर्गीकरण किया, आपको पता हो तो, जिसमें अनुवर्ती या प्रवृत्ति सीमाएं, पूर्ववर्ती सीमाएं और अवशिष्ट सीमाएं या रेलिक्ट सीमाएं, इस तरीके से उसने नाम दिया था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो किस टाइप्स के अंदर आती है, ये आपको यहां उत्तर देना है। सांस्कृतिक सीमा है, या जटिल सीमा है, या पूर्ववर्ती सीमा है, या अनुवर्ती सीमा है, इसमें से ये किसका एग्जाम्पल होगा। अब ध्यान से सुनना, ये इसने क्या कहा है, हाँ चलो इसमें तो इसने नॉर्मल लैंग्वेज लिख दी कि भाई सीमा का जो सीमांकन हुआ है वो बंटवारे के पश्चात हुआ है, तो उससे ज्यादा वो लॉजिक काम नहीं करेगा। तो ये तो केवल आपको यही देखना है कि भारत पाकिस्तान के बीच सीमा का प्रकार कौन सा है। तो भारत पाकिस्तान के बीच सीमा का प्रकार है सांस्कृतिक सीमा। अब प्रश्न ये उठेगा कि सांस्कृतिक सीमा क्या है। अक्सर धर्म या भाषाई क्षेत्र के आधार पर, यानी सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर दो प्रदेशों को अलग करके सीमा निर्धारित की जाती, वो सांस्कृतिक सीमा कहलाती है। किसके आधार पे? सांस्कृतिक तत्व। और सांस्कृतिक तत्वों में सबसे मेजर तत्व रहा है धर्म। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जब सीमाओं का बंटवारा हुआ था तो फर्स्ट ऑफ ऑल धर्म को इंडिकेट करके और सीमा का निर्धारित किया था। पाकिस्तान मुस्लिम बहुल इलाका और उधर भारत हिंदू बहुल, और पंजाब के बीच का सिख बहुल इलाका। और जब बंगाल के अंदर बंटवारा हुआ था तो मैक्सिमम जो मुस्लिम बहुल इलाका बांग्लादेश अर्थात पश्चिम पूर्वी पाकिस्तान बना, और बाकी का हमारा भारत हिंदुस्तान रहा। तो ये क्लासिफिकेशन सांस्कृतिक सीमा के आधार पे है। ये तो वो जो भौगोलिक और सांस्कृतिक विभाजन उसके आधार पे है। एक क्लासिफिकेशन और चलता है, वो चलता है आनुवंशिक वर्गीकरण। आनुवंशिक वर्गीकरण में ऐसे शब्द आते हैं अनुवर्ती, पूर्ववर्ती, एक आता है परवर्ती। वैसे भारत की सीमा परवर्ती है। देखो अनुवर्ती क्या है, सबसे पहले अनुवर्ती देखते हैं। किसी भी स्थान पर सांस्कृतिक मूल्यों के स्थापित होने से पहले सीमा का बंटवारा हो जाता है, अर्थात सीमाएं पहले स्थापित होती हैं और वहां संस्कृतियां बाद में स्थापित होती हैं। उदाहरण के तौर पर अमेरिका और कनाडा की जो बाउंड्री है वो बाउंड्री वहां की संस्कृति के स्थापित होने से पहले स्थापित हुई है। ऐसी जो बाउंड्री जो वहां के सांस्कृतिक तथ्यों के नजरअंदाज करते हुए, यानी वहां कोई सांस्कृतिक तथ्य पूर्व में स्थापित नहीं था, जो वर्तमान में वहां के कल्चर एलिमेंट्स अमेरिका के अलग है और कनाडा के अलग है, तो वो जो अमेरिका और कनाडा के बीच की बाउंड्री है उसमें कहीं पर भी वर्तमान कल्चर जिस समय उसको निर्धारित किया था उस समय वर्तमान कल्चर वहां अस्तित्व में नहीं थी। वो बाउंड्री अन्य तथ्यों को ध्यान में रख करके और निरूपित की गई थी, उसको कहते हैं अनुवृत्ति। यानी सांस्कृतिक मूल्यों और सांस्कृतिक तथ्यों की स्थापना से पहले बाउंड्री का अस्तित्व में आना, यह अनुवृत्ति है। उसके बाद में एक होता है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती वैसे अनुवृत्ति में एक चीज और होती है, यहां थोड़ा सांस्कृतिक तथ्यों का ध्यान नगण्य रखा जाता है, नहीं के बराबर रखा जाता है, और उसके बाद में भी कोई ऐसी विशेष सांस्कृतिक विभाजन है वो नहीं होता है। उसके इसी से जुड़ा हुआ एक शब्द है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती वे हैं जो वर्तमान में वहां दो भिन्न भिन्न संस्कृतियां अस्तित्व में आ गई है लेकिन सीमा उनके अस्तित्व में आने से पहले निरूपित हुई, वो पूर्ववर्ती है। और एक होता है परवर्ती। परवर्ती वे हैं जहां बाउंड्री स्थापित होने से पहले संस्कृतियां स्थापित हो जाती है, जैसे भारत और पाकिस्तान। अब आप ज्यादा गहराई में मत जाओ, भारत पाकिस्तान का अक्सर एग्जाम्पल पूछा जाता है, तो भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा सांस्कृतिक है अर्थात परवर्ती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस भूगोलविद ने सामान्य वर्सेज विशेष भूगोल का द्विविभाजन की स्थापना की आधारशिला रखी?
जनरल ज्योग्राफी एंड स्पेशल ज्योग्राफी, जनरल और स्पेशल का क्लासिफिकेशन पहली बार किसने किया था? इमैनुअल कांट ने, या फिर मनस्टर ने, या फिर पीटर एपियन ने, या बर्नहार्ड वॉरेनियस ने? ज्योग्राफी का सामान्य बच्चा इसको जानता है, जिसने नेट वगैरह लेक्चर वगैरह को पढ़ा है, तो इसका उत्तर होगा बर्नहार्ड वॉरेनियस। अर्थात वॉरेनियस ने ही जनरल ज्योग्राफी एंड स्पेशल ज्योग्राफी का क्लासिफिकेशन किया था। सामान्य बनाम विशेष भूगोल की नींव बर्नहार्ड वॉरेनियस ने रखी। जनरल ज्योग्राफी, जनरल ज्योग्राफी मतलब जिसको अपन सिस्टमैटिक अप्रोच से पढ़ते हैं, जिसमें किसी एक तथ्य को आधार मान करके और संपूर्ण भौगोलिक प्रदेशों या संपूर्ण प्रदेशों का अध्ययन किया जाता है, वो जनरल ज्योग्राफी है। फिजिकल ज्योग्राफी के अधिकांश पार्ट जनरल ज्योग्राफी है। जैसे आपने मिट्टी को उठाया और फिर मिट्टी की अर्थ, परिभाषा, महत्व का वर्णन करते करते मिट्टी का विश्व वितरण भी पढ़ लिया, ये जनरल प्रोसेस है, अर्थात जनरल ज्योग्राफी की स्टडी है। इसे सिस्टमैटिक अप्रोच भी कहते हैं, क्रमबद्ध उपागम भी कहते हैं। एक होता है स्पेशल। स्पेशल के अंदर जो क्षेत्र आधारित वर्णन है, क्षेत्र आधारित वर्णन का मतलब विशेष कह दूं या मैं प्रादेशिक कह सकता हूं इसको, जिसके अंदर एक प्रदेश को एक इकाई मान करके और उसकी स्टडी की जाती है। जैसे इंडिया ज्योग्राफी, फिर इंडिया ज्योग्राफी के अंदर आपकी मिट्टी भी आ जाएगी, वनस्पति भी आ जाएगी, सारी। आपको तो इतना ध्यान रखना है कि सामान्य और विशेष का द्विविभाजन बर्नहार्ड वॉरेनियस ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीक भूगोल के विकास में योगदानकर्ताओं का सही क्रम है? ये मैंने कई बार बच्चों को बताया है ऑनलाइन क्लास के अंदर, और स्कूल लेक्चर वाली क्लास में भी मैंने ढंग से बताया था कि इनका क्रम ध्यान रखना, कौन पहले आया और कौन बाद में आया। और मैंने उस समय बताया था कि किस किस का ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। अनेक्सिमेंडर, हिपार्कस, हेरोडोटस और इरेटोस्थनीज, इनका क्रम पूछा है। तो आपको इनमें से कौन सा दिखता है? एनेक्सिमेंडर, हिपार्कस, हेरोडोटस और इरेटोस्थनीज में से सबसे पहले कौन हो सकता है? आप इसका क्रम देख लो। अब मैं बता देता हूं, हमने स्कूल लेक्चर में भी पढ़ा है अपने कोर्स में। अनेक्सिमेंडर सबसे पहले था। उनका जो यूनानियों का क्रम था उसमें सबसे पहले आपको पता होता तो होमर आता है। लेकिन मैंने आपको नहीं कहा था कि भाई होमर और थेल्स को इतना ज्यादा याद रखना। मैंने यही बताया था कि इन चार पांचों का याद रखना। होमर, होमर के बाद आता है थेल्स, और थेल्स के बाद आता है अनेक्सिमेंडर। अनेक्सिमेंडर, एक तो मैंने अनेक्सिमेंडर का कहा था। उसके बाद आता है हिकेटियस। हिकेटियस के बाद आता है हेरोडोटस। इनका भी मैंने कहा था, हिकेटियस, हेरोडोटस। और उसके बाद ये प्लेटो आ जाता है। उसके बाद थियोफ्रेट्स आ जाता है, फिर सिकंदर आ जाता है, फिर अरस्तु आ जाता है। उनका भी मैंने ज्यादा इतना विशेष नहीं कहा था। उसके बाद में आता है इरेटोस्थनीज। उसके बाद में इरेटोस्थनीज, उसका मैंने जरूर बोला था कि इरेटोस्थनीज का ध्यान रखना। उसके बाद आता है हिपार्कस। हिपार्कस के बाद में आता है पोसिडोनियस। पोसिडोनियस, ये बड़े बड़े नाम हैं, कुछ छोटे भी है जो इनके बीच में है। अब इसने क्या पूछा है? अनेक्सिमेंडर। आपको पता है अनेक्सिमेंडर होमर और थेल्स के बाद में आ गया था। अनेक्सिमेंडर के बाद आपका आएगा हेरोडोटस, क्योंकि हिकेटियस इसमें है नहीं। तो अनेक्सिमेंडर के बाद इसने हिपार्कस लिया और बाद में हेरोडोटस लिया, तो ये तो गलत हो जाएगा। एक अनेक्सिमेंडर ये रहा, तो अनेक्सिमेंडर, अनेक्सिमेंडर के बाद आ गया हेरोडोटस, और उसके बाद में इरेटोस्थनीज आ गया, और उसके बाद में हिपार्कस आ गया। ये आपका सी सही होगा। और इरेटोस्थनीज का मैंने काल भी आपको कहा था, इसका काल भी ध्यान रखना। 276 बैक क्राइसिस से 196 बैक क्राइस्ट के बीच में रहा था। अर्थात 276 से 196 ईसा पूर्व के बीच में रहा था ये। ठीक है, कंप्लीट हुआ। हाँ, उसके बाद में एक और क्वेश्चन है।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्कूल लेक्चरर की दृष्टि से बहुत शानदार क्वेश्चन है। एन इंट्रोडक्शन टू द एप्लीकेशन ऑफ ज्योग्राफी टू हिस्ट्री और द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनकाइंड किसकी पुस्तकें हैं? ये दो पुस्तक दी हुई है, ये किससे रिलेटेड है? कार्ल रीटर, फ्रेडरिक रेडजेल, लाब्लास और अल्फ्रेड हैटनर। आपको इसमें से उत्तर देना है। आपने पढ़ा होगा तो आप कहोगे ऐसी चीजें तो हमने पढ़ी नहीं इनकी, तो कि कार्ल रीटर की अर्धकुंडे जरूर पढ़ी है, फ्रेडरिक रेडजेल की एंथ्रोपोजियोग्राफी जरूर पढ़ी है, और ब्लास का वो जो विश्व भूगोल जरूर पढ़ा है आपने, एनसाइक्लोपीडिया वाला। हैटनर की बुक ज्यादा चर्चित नहीं है। तो क्या हो सकता है? इन दोनों ही पुस्तकों का लेखक है फ्रेडरिक रेडजेल। अब ये प्रश्न यहां घुमा करके दिया गया है। आपने फ्रेडरिक रेडजेल की एंथ्रोपोजियोग्राफी पढ़ी होगी, अभी मैंने नाम भी लिया था। ये किताब आपने पढ़ी होगी, एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी के दो खंड है। प्रथम खंड का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू द एप्लीकेशन ऑफ ज्योग्राफी टू हिस्ट्री। ये एंथ्रोपोजियोग्राफी का प्रथम खंड है, जो लगभग 1882 है या 81 है में उसमें आया था। और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनकाइंड ये एंथ्रोपोजियोग्राफी का दूसरा खंड है, ध्यान रखना। ये आया था 1892 में, वो आया था 1881 में, ये है 1881 में, और ये है 1892 में। ये एंथ्रोपोजियोग्राफी के दो खंड है जो रेडजेल द्वारा लिखे गए थे। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और है, उसको देख लेते हैं। हंटिंगटन के अनुसार भविष्य के लिए भौगोलिक विचार के दिशा निर्देश को किसने निर्धारित किया? यानी किस विद्वान के संदर्भ में हंटिंगटन ने कहा था कि भविष्य के लिए भौगोलिक विचार का दिशा निर्देश उस विद्वान ने निर्धारित किया है। बहुत ही अच्छा कोटेशन है ये। वो किसी विद्वान पर सेट बैठता है, तो ये किस विद्वान पर सेट बैठता है? हंटिंगटन पर बैठता है, या ब्लास पर बैठता है, या सैंपल पर बैठता है, या वॉन रिचटहोफेन पर बैठता है? ये किसके लिए कहा गया था? आंसर दीजिए इसका। ये कोटेशन कहा गया था वॉन रिचटहोफेन के लिए। किसने कहा था? एल्सवर्थ हंटिंगटन ने कहा था। तो हंटिंगटन ने भविष्य के लिए भौगोलिक विचार का दिशा निर्देशक किसको माना है? वॉन रिचटहोफेन को माना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि वह अरब विद्वान कौन था जिसने टॉलमी की पुस्तक में सुधार किया? बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। टॉलमी की पुस्तक में सुधार किया किसने किया? इब्न बतूता ने, इब्न खलदून ने, अल मसूदी ने, अल समुदी ने, या फिर अल ईदरशी ने? इन चारों में से आपने पढ़ा होगा पूर्व में, तो ही आपको ये जानकारी हो पाएगी। इसमें आपका उत्तर आएगा अल ईदरशी, ध्यान रखना। अल ईदरशी ने टॉलमी की पुस्तक में सुधार किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भूगोल को जीव भूविस्तार विज्ञान के संबंध में व्याख्यायित किया है? जीव भूविस्तार विज्ञान, ये अपने आप में एक अलग टर्मिनोलॉजी है। हो, इसमें जेम्स आएगा, हैटनर आएगा, रिचटहोफेन आएगा, डार्विन आएगा। ज्योग्राफर की बात कर रहा है। देखो, जीव भूविस्तार से जुड़े हुए कई विद्वान हैं। आपने कार्ल हाउसहोफर को पढ़ा होगा और रेडजेल को भी पढ़ा होगा। उसने जैविक राज्य की बात करी है, उससे ही रिलेटेड ये शब्द है, लेकिन इसमें वो नाम है नहीं। इसमें जेम्स, रिचटहोफेन, हैटनर और डार्विन है। तो जीव भूविस्तार संबंधी विज्ञान की बात हैटनर करता है। तो हैटनर ने ही ज्योग्राफी के संबंध में कहा था कि ज्योग्राफी एक जीव भूविस्तार विज्ञान है।
ये जैविक राज्य या जो प्रादेशिक कंसेप्ट है जो ज्योग्राफी के अंदर रीजनल बेस्ड स्टडी है उसको लेकर के, और ये एक टर्मिनोलॉजी है। तो आपको पता है हेटनर ने तो यही कहा था कि भूगोल क्षेत्रवर्णनी विज्ञान है। आपने ये शब्द सुना होगा या पढ़ा होगा। हेटनर ने कहा था कि भूगोल क्षेत्रवर्णनी विज्ञान है, और वहीं से ये चीज निकल करके आई है, यहीं से ये चीज निकल करके आई है, जीव भू विस्तार संबंधी विज्ञान। तो आज के चैप्टर में बस इतना ही। एक नेक्स्ट अपन फिर किसी सीरीज के अंदर और डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर। इस समय यूट्यूब चैनल पे हमारी 3 सीरीजें चल रही है, आप और हम सब मिलकर के इसको विस्तार दे रहे हैं, जिसमें एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस विश्लेषण चल रहा है, और एक ये अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ये चल रही सीरीज, और एक अभी अभी शुरू की है मेगा ज्योग्राफी सीरीज, जिसमें ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग टॉपिकों पे जहां से प्रश्न उठते हैं, काफी टफ टॉपिक है, उनको एक्सप्लेन किया जा रहा है। और अपने एप्लीकेशन पे स्कूल लेक्चरर ज्योग्राफी का कोर्स भी चल रहा है, भारत के भूगोल का कोर्स भी चल रहा है, ग्रेजुएशन की भूगोल भी चल रही है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हमने पूर्व में सबसे कठिन चैप्टर जीआईएस, जीपीएस, रिमोट सेंसिंग और डिजिटल मैप, इनका कोर्स बना रखा है। और अभी हमने एक प्लानिंग शुरू की है कुछ बच्चों की रिकमेंड पे कि जो ज्योग्राफी की टफ क्लासें हैं, जैसे रिसर्च से जुड़े हुए कुछ चैप्टर, स्टैटिक्स के कुछ चैप्टर, और कुछ चैप्टर अपने कार्टोग्राफी के, रीजनल प्लानिंग के, तो अब हम समय समय पर हमारा एक कोर्स डाला हुआ है एप्लीकेशन पे, असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेबस विश्लेषण से नाम से, सिलेबस विश्लेषण और कठिन चैप्टरों पर क्लासें। उसमें हम सिलेबस विश्लेषण की सारी क्लासें डाली हुई है, और आज से ही कल से हमने शुरू कर दिया है उसमें क्लासें डालना, जिसमें रिसर्च की एक क्लास डाली गई है, अगली क्लास कार्टो के बारे में आएगी, फिर ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी की भी एक क्लास आएगी। वहाँ रेगुलर क्लास, डेली क्लास नहीं मिलेगी, 3 दिन बाद या 4 दिन बाद क्लासें आएगी। तो लगभग अपने 4 महीने के अंदर 40 क्लास ऐसी होगी जो ज्योग्राफी के टफ चैप्टर है, जो बच्चों के समझ में नहीं आते, वो क्लासें वहाँ डाली जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए धन्यवाद।